एपिसोड 7 बिल्कुल एपिसोड 6 के एंड से शुरू होती है। मतलब कि एक तरफ वेपन स्मिथ अंकल पर स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक करने के पीछे लगा हुआ और बड़ी बहन को स्पाइडर ने पकड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ह्यून्सू को स्पाइडर ने बेसमेंट में फंसा रखा है। इसलिए बाकी सभी ग्रीन होम के ताकतवर लोग जैसे कि ली यून हुक, जंग सब उसे बचाने बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहीं वहां बेसमेंट में फास्ट मॉन्स्टर की एंट्री हो जाती है। हमने इसे पहले भी देख रखा है और इसे सुनाई बहुत तेज देता है, तो ये अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए वो सब बेसमेंट में रखे कार के साउंड से फास्ट मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन निकलते हुए उनकी गाड़ी के पीछे और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो सभी इन्हें निकलने नहीं देते, पर तभी मिलिट्री अंकल फ्लेम थ्रोअर से सबको जला देते हैं और हमें इन्हें मारने का सबसे बेस्ट तरीका मिलता है कि मॉन्स्टर्स को जलाकर ही मारा जा सकता है। अब ऊपर का सीन दिखता है जहाँ सभी फालतू लोग किचन में डरपोक बनकर बैठे हुए हैं और स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक कर रहा है। लेकिन बैले डांसर हिम्मत दिखाते हुए बचाने के लिए जाती है और पीछे से मिलिट्री अंकल की बेटी यानी कि नर्स भी ज्वाइन करती है और बाकी सभी लेडी भी हेल्प करने के लिए आ जाती है। लेकिन वो किचन में छिपे हुए फालतू लड़के वहां से नहीं निकलते क्योंकि उनकी हवा निकल चुकी होती है और उन्हें कोई कंट्रीब्यूशन करना नहीं आता है। खैर बेसमेंट से भी सभी लोग ऊपर आ जाते हैं और ह्यून्सू स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देता है। अब सभी ह्यून्सू से माफी भी मांगते हैं क्योंकि सबने ह्यून्सू के साथ बहुत बुरा सलूक किया होता है। अब खाना खाने वक्त ह्यून्सू भी सबको ज्वाइन करता है, पर सभी फालतू लोग उसे घूरकर देखने लगते हैं। मतलब यार कैसे लोग हैं ये, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ऐसे में ह्यून्सू और प्यून दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं क्योंकि इन दोनों को ही फालतू लोग अच्छे से नहीं देखते थे, तो वो बाहर आ जाते हैं और साथ ही मिलिट्री अंकल भी पीछे से आते हैं और उन्हें अपने साथ बैठकर खाना खाने को कहते हैं और फिर तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद ली यून हुक और बैले डांसर यानी कि सौतेले भाई बहन के बीच का रिलेशनशिप भी अच्छा होने लगता है और वहीं घर में आने वाला वाटर सप्लाई भी खत्म हो जाता है। मतलब अब पानी के बिना घर में रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ ली को पानी के कम होने की बात सुनकर एक आइडिया आता है जिस पर बात करने के लिए वो वेपन स्मिथ अंकल को बेसमेंट में लेकर जा रहा होता है कि तभी उन्हें कामचोर लोग मिल जाते हैं जो डिलीवरी बॉक्स की चोरी करके बेसमेंट से ऊपर ला रहे होते हैं। लेकिन ली उन्हें वहां से भगा देता है और वेपन स्मिथ अंकल को बेसमेंट पड़ी एक गाड़ी के पास लेकर जाता है और बोलता है कि हमें इस गाड़ी में वेल्डिंग करके गन अटैच करके इसे मजबूत बनानी होगी सो दैट हम इसे लेकर बाहर जा सके और रिसोर्सेज खाने पीने की सप्लाई भी अंदर ला सके। वेपन स्मिथ अंकल इस बात से एग्री करते हैं और जल्दी से कार को रिबिल्ड करने की ठान लेते हैं। इधर ऊपर फालतू लोग फालतू काम कर रहे हैं और कुरियर को लोगों में बांट रहे हैं। वहीं ये कुत्ते वाली लेडी कुत्तों वाली हरकत करती है और दूसरे के कुरियर को भी अपना बोलने लगती है। तो ऐसे में इस फालतू लड़के के उसे टोकने पर वो सारी बात बताती है और यहाँ कुछ कुरियर वो बाल वाले मॉन्स्टर बन चुके शॉपकीपर की भी होती है। अब ह्यून्सू मिलकर बचा हुआ खाने पीने के सप्लाई निकाल रहा होता है कि ये कितने दिन और चल पाएगा। यही सब चल रहा होता है कि ये फालतू डबल बैटरी को अकेले जल्दी से निकलने की चुल मचती है क्योंकि जैसा कि उसने गाड़ी को रिबिल्ड करने की बात सुनी थी तो उसे लगता है कि ये लोग सप्लाई लेकर भाग रहे हैं। तो ये हिंसू और जंग को चाकू दिखाकर गाड़ी की चाबी मांगने लगता है। तभी पीछे से प्योन आ जाता है जो उसे 2 थप्पड़ में शांत कर देता है और फिर मिलिट्री अंकल उसे समझाते हैं कि यहाँ दिमाग से एक साथ मिलकर काम करना है और जो अपने बारे में सोचेगा वो सब मरेगा। इधर ली सबको बताता है कि खाना अब बस 5 दिनों का ही बचा है, इसलिए अब बाहर से खाना लाना होगा और बाहर से खाना लाने के लिए टीम भी बनाई जाती है। अब सीन स्विच होकर बैले डांसर को दिखाती है जो बाथरूम में है और आईने में खुद को देख रही है। Women. तभी बाहर से जीसू उसे निकलने को कहती है लेकिन इन दोनों की नहीं बनती, इसलिए वो नहीं निकलती। तभी जीसू बेहोश हो जाती है और बैले डांसर डर कर बाहर निकलती है और एज वी नो जीसू को भी अपेंडिसाइटिस हो गया था, तो वही अब सर्जरी करके बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि मामला क्रिटिकल हो चुका है। तो अब ली सर्जरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मिलिट्री अंकल की बेटी यानी नर्स, प्योन और ह्यून्सू मिलजुल कर सर्जरी टूल्स को लाने के लिए बाहर निकलते हैं। गाड़ी बेसमेंट से बाहर निकलते हुए ह्यून्सू अपने दिल की बात कहता है कि भले ही मैं आज के दिन सुसाइड करने का मन बनाया हुआ था, लेकिन ग्रीन होम के लोगों के कारण अब मुझे और जीने की इच्छा है। वहीं अब सीन फ्लैशबैक में आती है और हमें पता चलता है एक्चुअल रीजन कि आखिर क्यों ह्यून्सू ऐसा डिप्रेस्ड और अकेला रहता है जैसा कि वो अभी है और उसके घर में कोई भी उसे पसंद क्यों नहीं करता था। तो एक बार स्कूल फील्ड में हिंसू एक लड़के को वेंडिंग मशीन से कैन निकालते हुए देखता है, तो वो उसकी मदद करने की इंटेंशन से उसे कुछ रुपया देता है। तभी एक फुटबॉल आकर उसे लगने से वो लड़का गिर जाता है और उसके गिरते ही ह्यून्सू उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। मतलब कि ह्यून्सू पहले बहुत स्वीट और काइंड होता है,
लेकिन जो फुटबॉल से वहाँ फील्ड में गिरा था वो काफी रिच है और उसे हिंसू की इतनी अच्छाई नहीं पसंद आती। साथ ही हिंसू के पापा उसी लड़के की कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वो हिंसू को डेली बहुत बुली करता है और मारता भी, और साथ ही उसके पापा को जॉब से निकालने की धमकी भी देता है। मतलब इतना ब्रूटली हिंसू को ये रिच लड़का टॉर्चर करता है कि ये लगभग अधमरा जैसा हो जाता है। वो घर में अपने फैमिली को इस बारे में बताता भी है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली का उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे क्या आप भी कभी स्कूल में बुली होते थे? कमेंट में अपनी स्टोरी भी जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा। धीरे धीरे हिंसू की बहन भी इस वजह से स्कूल में उससे बात नहीं करती। खैर उसके पापा के एक बार स्कूल जाने से सारी चीजें फिर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इसके बाद से हिंसू बहुत शांत हो चुका था। वो पहले वाला हिंसू नहीं था, वो किसी से बात नहीं करता था। लेकिन एक बार रास्ते में वो दूसरे लड़के को उसे रिच लड़के के द्वारा बुली होता हुआ देखता है। दरअसल इस चश्मे वाले लड़के को पैसे की जरूरत होती है और रिच लड़का पैसे देने के बदले उसे सड़क पर कूदने को कहता है। तभी हिंसू उस रिच लड़के को रोड पर धक्का दे देता है, पर रिच लड़का जिंदा बच जाता है। और फिर क्या था, हिंसू के पापा को रिच लड़के के पापा जॉब से निकाल देते हैं। वहीं पैसे ना मिलने के कारण चश्मे वाले लड़के की मम्मी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और वो मर जाती है। वो इसका दोष हिंसू को देता है और हिंसू की जिंदगी में तब से सब कुछ बदल जाता है। उसके दोस्त, परिवार, सब लोग उसे छोड़ देते हैं। अब स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है और जैसे ही ये गाड़ी बेसमेंट से बाहर निकलती है, एक बड़ा सा हाथ पड़ता है जिससे ये गाड़ी पलट जाती है। अब आगे क्या हुआ ये हम आगे देखेंगे, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करो। हमें जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, जो कि आपके सपोर्ट से ही होगा, तो कर देना। खैर एपिसोड 8 बिल्कुल उसी जगह से शुरू होती है जहाँ पर हल्क मॉन्स्टर ने गाड़ी को उठाकर पटक दिया होता है और जा रहे लोग घायल हो चुके हैं। इधर लियोन हुक जीसू पर अपेंडिसाइटिस की सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है, वो भी उसे बिना बेहोश किए। दिन ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है और जीसू को रिकवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं लियोन हुक अब जंग को भगवान से प्रे करने को बोलता है, क्योंकि जंग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। वहीं बाहर में हल्क मॉन्स्टर ने हिंसू को उठाकर पटक दिया है। उसे मिलिट्री अंकल ने बचा लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। पीछे से मॉन्स्टर उन्हें मारने वाला होता है कि तभी फायर फाइटर आती है और ट्रक से मॉन्स्टर को ठोक देती है। तभी हिंसू और प्योन वाली गाड़ी में आग लगने लगती है, तो प्योन किसी तरह से नर्स को बाहर निकालता है और तभी उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे हल्क मॉन्स्टर को इस बार फायर फाइटर खाई में गिरा देती है और उसके ऊपर और भी जलता हुआ मलबा गिरा देती है, जिससे हल्क मॉन्स्टर मर जाएगा। अब फायर फाइटर फायर ट्रक से ग्रीन होम अपार्टमेंट में वाटर सप्लाई करती है और वो इनहेलर भी देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि नर्स को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अब फायर फाइटर लियोन हुक से ग्रीन होम की सभी अपडेट लेती है और हिंसू के बारे में भी पूछती है, क्योंकि फीमेल लीडर में अगर कोई वहाँ इम्पोर्टेंट है तो वो यही फायर फाइटर है। और इसे उन स्पेशल कमांडो ने एक स्पेशल इन्फेक्टी को ढूंढने को कहा था जो अभी तक ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो, और वो स्पेशल इन्फेक्टी हिंसू ही है। अब वो हिंसू के सोल्जर से मिलने वाली इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है। इसके बाद सीन स्विच होकर सभी फालतू लोगों पर आती है जो अब खाना खा रहे हैं, और तभी यहाँ शॉपकीपर की वाइफ आती है जो वॉलंटियरली सभी को बताती है दैट शी इज इन्फेक्टेड, तो वो इसलिए वहाँ अब नहीं रुकना चाहती है। लेकिन सभी लोग उसे वहीं रुकने का इंसिस्ट करते हैं और उसे क्वारंटीन रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। हम यहाँ समझ जाते हैं कि केवल हिंसू ही इतना स्ट्रांग है, बाकी सब पर ये वायरस हावी हो जाता है। इसके बाद ये लेडी कोरियन वाइन लाती है और सब एक एक करके इसे पीने लगते हैं। फिर बाथरूम में फायर फाइटर दिखती है और एक फ्लैशबैक दिखता है जहां स्पेशल कमांडो उसे हिंसू का लोकेशन देने को कह रही है, जिसके लिए उसने एक जीपीएस ट्रैकर भी दिया है और फिर सोल्जर्स हिंसू को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करेगी। पर तभी बाथरूम में एक और सोल्जर आ जाता है। खैर उसे वो वहीं पटक देती है और अब सीन मिलिट्री अंकल को दिखाती है जो मिलिट्री की कहानी सुना रहे हैं। वहाँ भी तुरंत वो सोल्जर आ जाता है, पर उसके नाक से भी खून बहने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं अब हम हिंसू को देखते हैं जिस पर ट्राई मारने के लिए बैले डांसर आई हुई है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बैले डांसर उसे अपना कुछ साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है और अपनी सेटिंग कर रही होती है कि भैया जी बीच में आ जाते हैं और हिंसू को उसका फर्स्ट लव बोल देते हैं, जिससे फिर बैले डांसर चिढ़कर वहाँ से निकल जाती है। अब सीन जंग और जीसू को दिखाती है जहां जंग अपने लव को जीसू से कन्फेस करता है और बोलता है कि अब उसे उसी के साथ रहना है। वहीं अब सोल्जर होश में आता है और उसके वॉकी टॉकी पर किसी की फायरिंग करने की आवाज आ रही है, जिससे वो सोल्जर बेहद डर जाता है और वो बोलता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हो सकता है कि उस सोल्जर के पीछे कुछ और लोग भी पड़े हुए थे जो कि उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। अब वो कौन लोग हैं जो सोल्जर को ढूंढ रहे हैं और जो यहाँ आ सकते हैं, ये हम आगे ही जानेंगे। पर तब फायर फाइटर SOS के बैनर को जल्दी से हटाने को कहती है और हिंसू और पियोन छत पर जाकर बैनर को हटा देते हैं। उनके नीचे आने वक्त उन्हें सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट में नीचे जाता हुआ दिखता है। ऐसे में दोनों स्टेयर से जल्दी नीचे आने लगते हैं और हर जगह अलार्म बजने लगती है।
साइमल्टेनियसली इस शॉपकीपर के वाइफ के नाक से भी खून बहने लगती है और वो भी वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वापस से सीन ह्यूनसू और प्योन को दिखाती है जो तेजी से नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर प्योन को पकड़ लेता है और वो ह्यूनसू को नीचे जाने को बोलता है और ह्यूनसू भी उन्हें बचाने के लिए उतनी ऊंचाई से सीधा नीचे कूद जाता है। ह्यूनसू का लेग फ्रैक्चर कर चुका है। तब तक वॉचमैन भी लिफ्ट से नीचे आ जाता है और इस लेडी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी जंग आकर वॉचमैन से उसे बचाता है और उससे लड़ने लगता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। ये सीन काफी इमोशनल होता है। बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और जंग उस वॉचमैन को मारते हुए लिफ्ट में ले जाता है। इसके बाद वो सबको लिफ्ट में आग फेंकने को कहता है और फाइनली ली यून हुक आग फेंककर पूरे लिफ्ट को जला देता है और एपिसोड 8 यहाँ खत्म हो जाती है। ये स्वीट होम कोरियन ड्रामा का लास्ट पार्ट है और अगर आपने पहले के चारों पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एपिसोड 9 शुरू होती है और हमें दिखता है सब जंग की फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं। यहाँ जीसू सबसे ज्यादा उदास होती है क्योंकि रिसेंटली जंग ने उससे अपना लव कन्फेस किया था। ऐसे में बैले डांसर उसके पास आती है और उसे थोड़ा कंसोल करती है, साथ ही जंग का टूटा हुआ स्वॉर्ड भी उसे देती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्रीन होम अपार्टमेंट में एक टैंक सब तोड़ते हुए घुस जाती है एंड उसमें से कुछ गैंगस्टर जैसे लोग बाहर आते हैं। वो तुरंत ही उस भागे हुए सोल्जर को मार देते हैं और हम समझते हैं कि ये वही गुंडे हैं जिससे सोल्जर डर रहा था। अब ये अपने आदमियों को घर में मौजूद सभी को पकड़ कर लाने को बोलता है और ज्यादातर लोगों को वो पकड़ लेते हैं। अब वो एक घेरा बनाते हैं और सबको उसी के अंदर रहने को बोलते हैं, मतलब कि ये एक छोटा सा जेल है जिससे किसी को भी बाहर नहीं आना है। अब ये लड़की जो कि फालतू के लोगों में से ही एक होती है, ये सर्कल में जाने से मना करती है तो गैंगस्टर पट से उसे शूट कर देता है, जिससे डर कर सभी लोग सर्कल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद गैंगस्टर पूछता है कि यहाँ का लीडर कौन है और ये जितने भी मैप्स और प्लानिंग बने हुए हैं वो किसने बनाया है। तो ली यून हुक खुद को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। इस मोमेंट पर जहां सब डरे हुए होते हैं, ली यून हुक बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होता है, जिससे गैंगस्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। देन ली यून हुक गैंगस्टर से पूछता है कि वो कहां से आया है, तो गैंगस्टर बताता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक इंसान है। मतलब कि यहाँ मॉन्स्टर जितना ज्यादा लोगों को नहीं मार रहे हैं, उससे ज्यादा इंसान खुद ही एक दूसरे की मौत की वजह बन रहे हैं, जो कि 100% फैक्ट्स है। आप खुद इमेजिन करो कि अगर सभी को गन दे दिया जाए और कोई पुलिस या रेगुलेट करने के लिए कोई भी रूल्स ना हो, मिलिट्री ना हो या कोई भी किसी को पनिशमेंट नहीं मिलना हो, तो क्या कुछ होगा। खैर, इस कॉन्सेप्ट पर पर्ज नाम की एक मूवी ऑलरेडी बनी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस मूवी को भी देख लेना। तो गैंगस्टर बताता है कि इससे पहले वो एक चर्च में गया था जहाँ सभी लोग मारे जा चुके थे। वहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं था और ना ही कोई मॉन्स्टर था और सभी लोगों ने एक ही दूसरे को वहाँ मार दिया था। वहीं मेन गैंगस्टर सर्जरी के पेपर्स भी देखता है तो वो पूछता है कि ये सब किसने किया, तो उसमें भी ली यून हुक आगे आता है। तो इम्प्रेस होकर मेन गैंगस्टर उसे उसके साइड में आने को इन्वाइट करता है और ली यून हुक भी स्मार्टली गैंगस्टर के साइड चला जाता है। साइमल्टेनियसली बाकी गुंडे घर में और भी लोगों को ढूंढने जाते हैं और एक लड़की को जीसू मिलती है, पर जीसू कोई मूवमेंट नहीं करती, जिससे एक गुंडा उसे वहीं छोड़कर चला आता है और मेन गैंगस्टर को रिपोर्ट करता है कि जीसू घायल पड़ी हुई है। वही मिलिट्री अंकल भी छोटे भाई को एक वेंट में छिपाकर गुंडे के पास चले जाते हैं और उसे उस वेंट से बाहर निकलने से मना करते हैं। ढूंढते ढूंढते एक गुंडा उस वेंट को भी चेक करता है, पर वो छोटा भाई वहां से गायब हो चुका था। अब वो कहाँ गायब हुआ है, इसका जवाब भी हमें आगे मिलेगा। इस बीच ली यून हुक ह्यूनसू से बात करता है कि उसे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इस गैंगस्टर से उलझ जाएगा और फिर ये लोग उसे ओवरपावर कर देंगे। दूसरी तरफ फायर फाइटर और प्योन दिखते हैं जो कि इन गैंगस्टर के छोटे मोटे गुंडों को साइलेंटली मारकर उनका हथियार ले रहे हैं और ये दोनों साथ हो जाते हैं। वहीं जाते हुए इन्हें छोटा भाई भी एक जगह पर छिपा हुआ दिखता है तो वो उसे उतार लेते हैं और हमें एक स्लाइमी मॉन्स्टर दिखता है जिसे प्योन और फायर फाइटर मारने लगते हैं, पर वो अच्छा मॉन्स्टर होता है और छोटा भाई बताता है कि इसने ही उसे गुंडे से बचाने में मदद की है, तो इसलिए उसे कोई भी ना मारे। इसके गैंगस्टर का एक गुंडा अब मेन गैंगस्टर का ही एक आदमी उसे बताता है कि घर में मॉन्स्टर है। इस पर ली यून हुक बताता है कि वो मॉन्स्टर नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। यहाँ पर सभी लोग शॉपकीपर की वाइफ की बात कर रहे हैं और तभी वो खुद आ जाती है। अब ली यून हुक उसे छोड़ने को बोलता है, पर मेन गैंगस्टर उसे शूट कर देता है और पूरी सीरीज में पहली बार उसके मरते ही हम ली यून हुक के आंखों में आंसू देखते हैं। मतलब भाई ये बंदा इतना सख्त है कि इसने पूरे सीरीज में एक बार भी अपने इमोशंस नहीं दिखने दिए। खैर, अब मेन गैंगस्टर और एक गुंडा आराम से बात कर रहे होते हैं कि तभी मौका मिलते ही फायर फाइटर और ली यून हुक और बाकी लोग भी गैंगस्टर की टीम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गैंग का लीडर ली यून हुक को गन पॉइंट में रखकर सिचुएशन वापस से कंट्रोल कर लेता है
लेकिन तब तक शॉपकीपर की वाइफ वापस से जाग जाती है और मेन गैंगस्टर के एक गुंडे को मार देती है। वहीं वो अब ह्यूनसू को भी बहुत ज्यादा घायल कर देती है और मेन गैंगस्टर को पता चल जाता है कि ह्यूनसू भी एक मॉन्स्टर है। इसलिए मेन गैंगस्टर शॉपकीपर की वाइफ को जलाने को बोलता है और ह्यूनसू को अपने कुछ और गुंडे मेंबर्स के साथ छत पर ले जाता है। इधर दूसरी तरफ सभी घर के लोगों को हॉस्टेज बनाकर सिर्फ 3-4 गुंडे ही गार्ड कर रहे होते हैं, जिसमें से एक नर्स के साथ कुछ करने के लिए कोपचे में ले जाता है। लेकिन उस कोपचे में जीसू भी होती है जो कि इस गुंडे से भिड़ जाती है। लेकिन ये गुंडा जीसू को बहुत मारता है, तभी नर्स कटाना से उसे मार देती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक अस्थमा पेशेंट है, तो वो सांस नहीं ले पा रही होती और वो और जीसू भी अधमरी सी हो गई है। लेकिन कुछ देर में पियोन वहां आकर उसे इनहेलर दे देता है और उसकी जान बच जाती है। अब वापस से बाकी सभी लोगों का सीन दिखता है जिन्होंने गार्ड कर रहे सभी छोटे मोटे गुंडों को मारकर खुद को फ्री कर लिया है। अब छत का सीन दिखता है जहां मेन गैंगस्टर ये डिसाइड कर रहा है कि वो ह्यूनसू को किस तरह से मारेगा, मतलब कि कैसे मारने से वो मरेगा। इतने में ह्यूनसू होश में आ जाता है और लड़ने के लिए रेडी हो चुका होता है। पर तभी होता है बहुत बड़ा रिवील। पर वो रिवील जाने से पहले थैंक्स टू OK.Vansh _ Lovepreet Singh 2005 IG _ Eugene and Manjeet for supporting me in this toughest journey। Cause अब YouTube लिटरली हमारे सोच को दबा रहा है और जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन सभी वीडियोस का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जा रहा है। एंड यू नो कि मेहनत करने के बाद मोनेटाइजेशन डिसेबल होने से हम कितनी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप जितने में कंफर्टेबल हो mandbuddhi.balak@axl पर UPI कर देना। It will help us in creating more such well-researched videos और इससे हमें रेगुलरली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड मैं सभी ज़ॉम्बी वॉरियर्स को जो भी मुझे सेंड करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी जरूर दूंगा। अब बैक टू द टॉपिक। मेन गैंगस्टर वापस से ह्यूनसू को मारता है, पर तभी उसी गैंगस्टर का अपना आदमी बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और वो मेन गैंगस्टर को मार देता है। इस आदमी का नाम उई म्योंग होता है और इसलिए हम इसे उई बोलेंगे। तो उई मेन गैंगस्टर को मारकर ह्यूनसू से हाथ मिला लेता है और तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से कुछ पेम्फलेट गिरते हुए दिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई स्पेशल इन्फेक्टी के बारे में यानी कि इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन मिलिट्री को देगा तो वो उन्हें सेफ्टी कैंप्स में लेकर जाएंगे। अब इसको देखकर वही ह्यूनसू का थोड़ा ब्रेन वॉश करता है कि ग्रीन होम के लोग उसे मिलिट्री को सौंप देंगे और नीचे जाने पर सभी लोग गन उनकी ही ओर ताने हुए दिखेंगे। वहीं ये गुंडा नीचे जाकर सबको इस पेम्फलेट के बारे में और उस न्यू मॉन्स्टर के बारे में बता देता है और इसके बाद ह्यूनसू और उई भी नीचे जाते हैं और सब लोग गन को उसकी ही ओर पॉइंट करके खड़े रहते हैं, जिससे उई की बात सच हो जाती है और यहाँ एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। अब वो सब शूट करेंगे और आगे क्या कुछ होगा ये सब का जवाब हमें एपिसोड 10 में मिल जाएगा। अब एपिसोड 10 बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। सब अपनी गन ह्यूनसू की ओर ताने हुए खड़े हैं, पर ह्यूनसू उई को अपने फ्रेंड की तरह सबसे इंट्रोड्यूस करता है और सब गन हटा लेते हैं। अब उई बताता है कि उसने उसके अंदर के मॉन्स्टर को निकालने के लिए काफी कुछ किया है पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मॉन्स्टर उई के अंदर नहीं बल्कि वो खुद है। और वो ह्यूनसू को भड़काता है कि मॉन्स्टर और इंसान साथ नहीं रह सकते। He further says कि मॉन्स्टर ही वो इवॉल्व्ड स्पीसीज है जो आगे सरवाइव करेंगे और अब इंसान खत्म हो जाएंगे और हम न्यू स्पीसीज हैं जो अर्थ पर रहेंगे, जिससे मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि यार सभी स्पीसीज कुछ वक्त के लिए अर्थ पर रहेंगी। वहीं अब उनके सामने छोटा भाई स्लाइमी मॉन्स्टर से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई होती है, पर बाकी फालतू लोग उसे जला देते हैं और छोटा बच्चा इससे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन इस घटना से उई की बात सच साबित हो जाती है कि इंसान और मॉन्स्टर साथ नहीं रह सकते। अब सीन दोनों भाई बहन पर स्विच होती है जो आपस में नए मॉन्स्टर उई के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ये नया मॉन्स्टर ह्यूनसू को भड़का देगा। वहीं बेले डांस अपने भाई को मिलिट्री की पैम्फलेट के बारे में बताती है और पूछती है कि वो इसके बारे में क्या कहता है। तो वो बताता है कि मिलिट्री सेफ्टी कैंप जैसा कुछ बना रही है, इट्स नॉट पॉसिबल। और जहाँ भी कोई प्रॉमिस करते हैं जैसे यहाँ पर किया जा रहा है तो चांसेस बहुत ही कम है कि ऐसा कुछ वाकई में होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक झूठी हो। वहीं लियू योन होक अब खुद उई से बात करता है तो वो बताता है कि मिलिट्री दरअसल हर एक जगह को खत्म कर देना चाह रही है। वो हर एक जगह को रेड कर रहे हैं और जहाँ भी उन्हें मॉन्स्टर होने का शक लगता है वो उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। खैर सीन अब वेपन स्मिथ अंकल को दिखाती है जिन्हें नोज ब्लीडिंग होने लगी है। इसका मतलब कि अब वो भी ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं। इसके बाद वापस से सीन ग्राउंड फ्लोर का दिखाता है जहाँ पियोन नर्स को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, पर उई उसे रोक लेता है। फिर ह्यूनसू उई से पूछता है कि उसने इन्हें क्यों रोका, तो वो बताता है कि पियोन और नर्स मिलिट्री को इस जगह के बारे में बता सकते थे, पर ह्यूनसू फिर बोलता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अब हम दोनों ही इस जगह से बाहर निकलने वाले हैं। और ह्यूनसू उसे जाने का अलाउ कर देता है। लेकिन तभी उई अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है जिससे पियोन, नर्स और कई सारे फालतू लोगों की जान चली जाती है और वो ह्यूनसू को भी साथ में धक्का दे देता है। इसके अलावा अभी उई ये भी बताता है
कि शॉपकीपर की वाइफ को ह्यूनसू ने नहीं मारा था, बल्कि वो शॉपकीपर की वाइफ भी खुद उई होता है। इससे ह्यूनसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूसीफर की तरह फायर विंग्स वाला मॉन्स्टर बन जाता है और उई को जलाकर राख कर देता है। इधर वेपनस्मिथ अंकल भी खुद को सैक्रिफाइस करके ह्यूनसू को शांत करते हैं और ह्यूनसू भी अब नॉर्मल स्टेट में लौट आता है। पर अब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी होती है। फिर बाहर हमें दिखाया जाता है कि प्योन और नर्स भी अब दोनों ही दम तोड़ चुके हैं और इधर मिलिट्री अंकल बच्चों को मेडल देते हैं जो वेपनस्मिथ अंकल ने उन्हें देने को कहा होता है। इसके बाद अब सब सो जाते हैं और सुबह उठने पर मिलिट्री अंकल भी अब मर चुके हैं। तो अब उन्हें दफनाने के लिए जब फायर फाइटर थोड़ी मिट्टी हटाने की कोशिश करती है तो उसे दिखता है कि मिलिट्री अंकल ने मरने से पहले एक अंडरग्राउंड टनल खोदकर ढूंढ दिया होता है जो बहुत वक्त से इस अपार्टमेंट के नीचे था। तभी हमें ये भी दिखता है कि उई का मॉन्स्टर फॉर्म बॉडी से निकलकर टैंक में चला जाता है और टैंक को वहां से हटा भी देता है। अब स्नोफॉल होने लगता है और मिलिट्री भी ग्रीन होम अपार्टमेंट को घेर लेती है। सब बोलते हैं कि ह्यूनसू को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पर तभी ये गुंडा टनल के एंड पर पहुंचकर कोई स्विच दबा देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और मिलिट्री गोलियां चलानी शुरू कर देती है। ऐसे में सभी लोग टनल से होते हुए रास्ता ढूंढने लगते हैं और ह्यूनसू को भी साथ में चलने को कहते हैं। ह्यूनसू के ना चलने पर ली योन हुक वहां रुकने का डिसाइड करता है और वो अपनी बहन को प्रॉमिस करता है कि वो ह्यूनसू को वापस लेकर आएगा और ली के रोकने के बावजूद भी ह्यूनसू नहीं रुकता और मिलिट्री के पास चला जाता है। मिलिट्री उस पर नॉन स्टॉप गोलियां भी चलाती है पर ह्यूनसू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अब ह्यूनसू काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ये सबसे फर्स्ट वाला सीन ही होता है जहां पर ह्यूनसू को सब गोलियां चला रहे और ह्यूनसू स्नोफॉल के बीच आगे बढ़ रहा है। इसके बाद फायर फाइटर बैले डांसर को समझाती है कि उसका भाई अब वापस नहीं आएगा, जिससे बैले डांसर को उसकी प्रॉमिस करने वाली बात याद आती है कि प्रॉमिस अक्सर हम निभा नहीं पाते हैं, जिससे वो रोने भी लगती है। अब हमें ली को दिखाया जाता है जो एक फोटो देखकर रो रहा है और वहीं उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। मतलब कि अब वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो बात उसे शायद पहले से पता थी, इसलिए ही वो उनके साथ नहीं गया था और वो वहीं बिल्डिंग के गिरने का इंतजार करने लगता है। इसके बाद अब सीन ग्रुप पर आता है जहाँ ये पपी अपनी ऑनर को बाहर निकलने का रास्ता बता रहा है और बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे टनल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे मिलिट्री और स्पेशल कमांडो भी आ जाती है और उन्हें इनका पता एक जीपीएस ट्रैकर की वजह से पता चला होता है जो इस फालतू इंसान ने प्रेस कर दिया था। और अब चूंकि जैसा स्पेशल कमांडो ने फायर फाइटर को कहा था कि अगर वो जीपीएस ट्रैकर से मिलिट्री को बुलाती है तो वो इसके फाइनेंस के बारे में भी इसे बताएगी, पर फालतू इंसान की जीपीएस ट्रैकर को दबाने के कारण स्पेशल कमांडो भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है और फिर सबको एक ट्रक में बैठाकर मिलिट्री के लिए ले जाती है। वहीं फायर फाइटर बाकी सब स्पेशल कमांडोज के साथ वहीं रुक जाती है। अब फाइनल सीन दिखता है जहां प्योन टैंक चला रहा है और ह्यूनसू को अपने साथ लेकर निकल जाता है। लेकिन यहाँ प्योन का चेहरा काफी अलग दिख रहा था क्योंकि उसके फेस पर जो जले का निशान था वो अब गायब हो चुका है। मतलब कि सीधा समझो कि उई अभी नहीं मरा है और ये और कोई नहीं बल्कि उई ने ही अपना रूप चेंज किया है और अब वो ह्यूनसू को कहाँ लेकर जा रहा है ये सब हमें पता चल पाता कि इससे पहले ही ये कोरियन ड्रामा का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। अब अगर आपने इस कोरियन ड्रामा को पूरा देख लिया है तो कमेंट में स्वीट मॉन्स्टर्स लिख देना। बाय।